नमस्कार, आप देख रहे हैं स्थिति योग न्यूज और मैं हूं आपके साथ चित्रंजन कुमार। औरंगाबाद में चुनावी सरगर्मी तेज है। पहले चरण में औरंगाबाद लोकसभा का चुनाव होना है। इसे लेकर जनप्रतिनिधि अपने चुनाव क्षेत्र में लगातार चर्चा में हैं और भ्रमण में हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अभी मौजूद हैं भाजपा के जिला उपाध्यक्ष और मुखिया बबलू कुमार सिंह, विकास कुमार उर्फ बबलू सिंह। हम इनसे चर्चा करेंगे कि औरंगाबाद में जो भाजपा चुनाव लड़ रही है, पिछले बार से लगातार 18 साल से आपके सांसद हैं सुशील कुमार सिंह, इस बार क्या वो चौका लगा पाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपको चित्रंजन जी और सिद्धुक चैनल के सभी हमारे सम्मानित साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी सी बात कही है, लगातार हैट्रिक लगा रहे हैं। ये इनका कार्य के बदौलत ये हैट्रिक लगा रहे हैं और इस बार का चुनाव तो देखने जोग होगा। जैसे 2019 के चुनाव में आप देखेंगे कि जो सामने हमारे निकटवर्ती प्रत्याशी डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद जी थे, आज कल के वो भाजपा में शामिल हो गए। वो अपनी पार्टी में जो भीतरघात का इनके मामला चल रहा था, उस मामला से ऊपर उठ के राष्ट्र हित के मुद्दों पर उन्होंने भाजपा का साथ दिया। ऐसे कई हमारे साथ लोग आ रहे हैं। आखिर वजह क्या है? कहीं न कहीं मोदी जी का कार्यकलाप से खुश होकर के और उनके जो योजना है, जो गरीब के हित में, ये चुनावी मुद्दा नहीं है। ये 5 साल का ये सुशील बाबू का चुनावी मुद्दा नहीं है, बल्कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो गरीब हित में, जनहित में जो इनका योजना रहा है, जो हर किस लाभान्वित लोग लाभ ले रहे हैं, आज उसका परिणाम है कि 400 पार मोदी सरकार निश्चित तौर पे फाइनल फैसला है। अब ये हम लोगों को देखना है मार्जिन क्या जाता है, जीत की मार्जिन बढ़े, इसके लिए लगातार हम सब निरंतर मेहनत कर रहे हैं। इसका मतलब कि जीत के प्रति आप लोग पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं? पूरी तरह से हम लोग सशक्त और आश्वस्त हैं और बस ग्राफ बढ़ जाए, इसके लिए हम लोग ये प्रयास जारी है कि ग्राफ मेरा बढ़े। और दूसरी मैं आपको बता दूं कि पिछले 2019 के चुनाव में हम सबों को रफीगंज विधानसभा के वासियों को खेद है, सभी जगह से हम 72,000 वोट से हमारे माननीय सांसद। हाँ, यह सवाल मेरा था कि रफीगंज विधानसभा में पिछले बार आप चुनाव हार गए थे, आपके प्रत्याशी को कम वोट प्राप्त हुआ था और पे जो आपके प्रतिद्वंदी प्रत्याशी थे, आपके प्रत्याशी को जीतते हुए भी वे यहाँ से अधिक मत प्राप्त किए थे। इसका खेद है हमें, और वो खेद इस बार जितनी भी कमियां हमारे अंदर ये मचोड़ रही थी, मन विचलित हो रहा था। हम लोग भी समझते थे कि हमारा जीत तो सांसद का हो गया, लोकसभा जीत गए हम, वरना अपने विधानसभा में हम हार गए थे। 42-4500 वोट से हम हारे थे। और मैं इस बार, मैं ही नहीं, पूरे रफीगंज विधानसभा का मतदाता में जो ये मलाल है, उस मलाल को इस बार आने वाला चुनाव, आप 19 अप्रैल को वोटिंग के माध्यम से 4 जून को जो काउंटिंग है, उस काउंटिंग में आपको पता लग जाएगा कि ये मलाल का रिजल्ट क्या लोगों ने दी। पिछली बार देखा गया था कि जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ये सब जो थे महागठबंधन के साथ थे, इस बार आपके साथ हैं, तो इसका लाभ कितना मिलता हुआ दिख रहा है आपको? यही तो बोल रहा है, अप्रत्याशित जीत का यही कारण बनेगा। जो पिछले बार हमसे बागी होकर के चुनाव लड़े थे, वही तो मैं बताया। अभी उपेंद्र प्रसाद को, अभी डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद पिछला 2019 में हम पार्टी से थे, औरंगाबाद से, हमारा लड़ाई उनके साथ था। आज वो परिस्थिति ऐसा है कि हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और अन्य कई दल के ऐसे वरिष्ठ नेता, प्रदेश राष्ट्र स्तर के नेता, प्रदेश स्तर के नेता, अचानक से भाजपा में आना, कहीं ना कहीं अप्रत्याशित बदलाव दिख रहा है। 400 पार हम लोगों का लक्ष्य है, लेकिन लक्ष्य की सीमा कितनी बढ़ेगी ये आपको 4 जून को पता लग जाएगा। पर औरंगाबाद के जो रफीगंज विधानसभा जो पीछे रह गए थे, उसको इस बार आप बढ़ा पाइएगा? दोगुना अंतर से बढ़ाएंगे। हम बता रहे हैं 4500 से, जो हम लोग 45-4700 से पिछला 2019 में जो चुनाव हारे थे, इसका मलाल आज तक हम सब विधानसभा वासियों को है। और ये मलाल आने वाला 19 अप्रैल को हम विधानसभा, रफीगंज विधानसभा के लोग दिखा देंगे कि वो मलाल कैसा था और उसका रिजल्ट क्या होगा, वो आप सब देख लेंगे। पिछली बार जब आप लोग लगभग 4,500 वोट से पीछे रह गए थे, तो आप लोगों ने इस पर समीक्षा किया होगा, क्या चूक रह गई थी कि आप लोग पीछे रह गए? हार की समीक्षा तो होती है, जहां से लोग हारते हैं, समीक्षा तो हार की ही होती है। और हम लोगों ने समीक्षा किया। वो समीक्षा करने के पीछे जो था कारण, वो कारण था, देखिए, मामला उलझा देना विपक्षियों का अब काम बन गया, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उस समय भी यही मामला था, उस समय भी चित्तौड़गढ़ तोड़ो, मगध सम्राट,
ऐसा कोई नहीं है। चित्तौड़गढ़ का मतलब लोग गलत अर्थ में ले लिया। चित्तौड़गढ़ का मतलब होता है जहां जिस जिला के लोग सभी लोग मिल करके आपस में उस जिला को चित्तौड़ बनाया। चित्तौड़ का मतलब होता है रक्षा करना। हम लोग जितने भी जिलावासी हैं सब लोग चित्तौड़गढ़ के निवासी हैं। वो जात से चित्तौड़गढ़ नहीं होता है। महाराणा प्रताप की बात आती है, मैं बता दूं महाराणा प्रताप के साथ वो कोल भील कौन थे जिन्होंने उनको महाराणा बनाया? वो सब वही लोग थे, वही लोग मिल करके महाराणा बनाया। तो महाराणा प्रताप को चित्तौड़ का पद्मा मिला, वो किसके वजह से? वो शूद्र, दलित, SC ST जिसकी बात आज करते हैं कि जात से ऊपर उठ के, अरे वो भाजपा कभी जात से अलग हट के काम नहीं कर रही। आप सिस्टम में देखिए, राष्ट्र यह वजह रहा था कि जात पात को लेकर के आप चुनाव हार गए थे। नहीं, जात पात के लेकर के चुनाव हम लोग नहीं हारे। वो चुनाव हारने का वजह रहा था कि हमारे अपनों कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं आपसी मतभेद भी हम उस समय देखने को मिलता था। उसके वजह से भी हम कहीं माइनस हुए हैं। इस बार का जो चुनाव होगा, जो हम लोग आपस के कार्यकर्ताओं में थोड़ी मनमुटाव थी, वो सब समाप्त हो गया है। हम लोग सारे लोग एक पटरी पर आ गए हैं। अंजाम तो देंगे ही। 5,450 से हारे हैं, 15,000 से जीतेंगे। महागठबंधन वाले कह रहे हैं कि पिछली बार जो प्रत्याशी थे वो कमजोर प्रत्याशी थे, इस बार हम लोगों को मजबूत प्रत्याशी मिल गया है। ये तो उनकी बनावटी बात है। मैं तो कह दिया कि जितने पिछले बार के 19 के चुनाव में जो उनके प्रत्याशी थे, उतना वोट भी अगर ले आते हैं तो मैं धन्य समझता हूं। वो प्रत्याशी हो ही नहीं सकते हैं जो प्रत्याशी उपेंद्र प्रसाद जी थे। उनके साथ जो हमारा लड़ाई था, हम लोग भी समझते थे कि वो सामने वाला कितना कदावर था। डर हमको उस समय ही था क्योंकि उस समय ना हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी थे, ना रालोसपा के वो उपेंद्र कुशवाहा जी थे। हम सिर्फ और सिर्फ सिंगल चुनाव लड़े थे। आज तो हमारे साथ सारे बड़े छोटे भाई, सारे राष्ट्र स्तर के, प्रदेश स्तर के जितने भी उच्च वर्गीय नेता है, आज सब भाजपा में है और सारी जाति का समायोजन भाजपा में है। मैं आपको बता दूं, भाजपा एकल ऐसी पार्टी है जो नीचे जमीनी स्तर से लेकर राष्ट्र स्तर तक के कार्यकर्ता का एक सिस्टम चलता है, एक संस्कार चलता है और वो संस्कार सिस्टम के तहत पार्टी बहुत मजबूती पे आज है। एक बात और है, भाजपा जो है वह राष्ट्रीय जनता दल को परिवारवाद की पार्टी कहती है, लेकिन आप ही के गठबंधन में शामिल है चिराग पासवान। उन्होंने जो टिकट बंटवारा किया, सीट बंटवारा किया, उसमें अपने सारे परिवार को समाहित कर लिया और सारे परिवार वालों को ही टिकट दिया। यहाँ तक कि उनके बड़े ही करीबी जो पूर्व सांसद थे जहानाबाद के, अरुण जी, वो उनके साथ छोड़ दिए। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अपनी अपनी पार्टी की अपनी अपनी नीति होती है। हम आपका कहना 100% मानते हैं और जो सिटिंग सीट है उसको हटाना और भी बहुत कई मुद्दा पे विवाद में बन जाता है, विवाद के घेरे में आता है। तो ऐसा हमारे चिराग पासवान जो युवा दिलों को उभरते हुए नेता हैं, कहीं ना कहीं उनकी अपनी स्थिति समावेश उस लोकसभा के हिसाब से हुआ होगा और वो सिटिंग रहे होंगे, इसलिए दोबारा पुनः उनको दिया गया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, उस राष्ट्रीय जनता दल जो भाजपा की बात करती है, वो पप्पू यादव जैसे शख्स जो कि वो कोरोना के आपदा काल में जिन्होंने जिस तरीके से अपने जान की बाजी लगा के लोगों के साथ खड़ा रहा, बाढ़ का, त्रासदी का, हर मसले में हर जगह खड़ा रहा, वो जात पात चुनाव भी नहीं था, जात पात से ऊपर उठ के उन्होंने जो काम किया, आज लल्लू यादव ने जो हश्र किया अपने पुत्र के आगे, हमारे पुत्र, उनके पुत्र तेजस्वी जी के आगे कोई ना चला जाए, इसके लिए अपने जातों के साथ जो उन्होंने दुर्व्यवहार किया है, सौतेलापन व्यवहार किया है, आज पप्पू यादव खून के आंसू रो रहे हैं। हम मर्माहत हैं उनकी आवाज से। भाई, जिन्होंने अपने पार्टी के लिए, अपने दल के लिए सारा कुछ समर्पित कर दिया, अपनी पार्टी को मर्ज कर दिया ताकि हम पूर्णिया सुरक्षित कर सके। और वो पूर्णिया, मैं आपको बताऊं कि पूर्णिया के नॉमिनेशन में जो काम हुआ, पूर्णिया का नॉमिनेशन, आसपास के क्षेत्रों में जितने भी लोकसभा का नॉमिनेशन हुआ, तेजस्वी जी वक्त कहीं नहीं गए अपने प्रत्याशी के हौसला अफजाई करने। लेकिन पप्पू यादव पूर्णिया में उनकी बीमा भारती जो नॉमिनेशन की RJD से, उसके नॉमिनेशन में ये गए। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है, लालू यादव का सोच को दर्शाता है कि माननीय हमारा बेटा आगे होगा, इसके आगे कोई नहीं होगा। क्या आपका कहने का मतलब है कि लालू यादव जो है वह यादव को वोट तो लेते हैं, लेकिन बस वो अब वोट अपने परिवार को बढ़ाने के लिए लेंगे? यादवों के साथ तो बिल्कुल हकमारी हुई है। आप उठा करके देख ले, कई एक सीट ऐसा है, 2004 से चुनाव आप याद करिए, आज 2024 का भी हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उस समय यादवों के साथ इनका क्या था और आज यादवों के साथ क्या है। मैं पूछता हूं, 40 का 40 बिहार में सीट है, आप कितने यादवों को सीट दिए? आपके साथ जो लग करके आपके साले, लालू यादव जी के साले साहब से भी बात करिए, वो भी बताएंगे क्या यादव के साथ इन्होंने ये किया। अरे सब तो छोड़ दीजिए साहब, यादव का अलग उठ करके एक पप्पू यादव जो आया था, उस पप्पू यादव के साथ जो आप सलीक किए, खून की आंसू वो आदमी रोया, क्या लगता है इसलिए आप उसको टिकट नहीं दिलवाए ताकि हमारा बेटा से वो आगे बढ़ जाए? आप सिर्फ और सिर्फ RJD में चाहते हैं कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री बने, उसके आड़ में कोई यादव कहीं झोंका जाए, कोई मतलब नहीं। हमको अपने
पिता और पुत्र, अपनी बेटी, अपने परिवार की चिंता है। हम परिवारवाद में थे, हैं और रहेंगे, ये कहना है लल्लू यादव का। नहीं, अच्छा, पिछली बार जातीय जनगणना हुआ, पिछली सरकार ने करवाया, अब आपके सरकार में नीतीश कुमार शामिल हो गए हैं। जातीय जनगणना का प्रभाव कितना मिलेगा आपको? ये जातीय जनगणना का प्रभाव तो वो लोग ना बताएं जो करवाए। जातीय जनगणना का तो कोई प्रभाव नहीं। एक समाज में गलत मैसेज दिया आपने। अब आप ही बताएं, जो जिन्होंने जातीय जनगणना करवाया उसका फायदा क्या मिला, ये तो वो लोग से पूछना चाहिए ना, जो जिन्होंने जातीय जनगणना कराया। हम लोग तो शुरू से ही जातीय जनगणना का विरोध में रहे। जातीय जनगणना का मतलब क्या था? ये जातीय जनगणना तो केंद्र स्तर पर होता है, राष्ट्र स्तर पर होता है। ये पहली बार मैंने देखा कि जातीय जनगणना बिहार में हमारे यहाँ हुआ और उसका प्रतिफल हमारे यहाँ कुछ मिला नहीं। इससे ये हो गया कि आप उस जात में बढ़ जाओ। ये जातीय फैक्टर को लाने के लिए ऐसा इन्होंने जातीय जनगणना कराया, ताकि उससे जात की गिनती हो जाए और जात की गिनती के हिसाब से हम अपना परिवारवाद को, बिजनेस को, अपने परिवारवाद के पीढ़ी को बढ़ाएं, सफल बनाएं। इसके लिए इन्होंने जातिवाद करवाया, ताकि इससे स्पष्ट हो जाए कि आप इतने ज़्यादा हो, आप इतने भूमिहार हो, आप इतने फॉरवर्ड हो, आप इतने दलित हो। इससे उनका नियति साफ दिखता नहीं है साहब। आप जातीय जनगणना क्यों करवाए? क्या जरूरी पड़ गई थी आपको जातीय जनगणना करने के लिए? इसलिए कि जात का हम गिनती करें? ऐसा हमारा भाजपा में कभी सोच नहीं रहा है और भविष्य भी नहीं रहेगा। ऐसी छोटी और घिनौनी सोच, वो पार्टी को ही मुबारक हो। हम इसमें कुछ नहीं कहना चाहेंगे, और पूछना भी चाहिए आप लोग को उस पार्टी से कि क्यों आप जातीय जनगणना का फायदा क्या मिला लोगों को, बिहार के वासियों को, ये आप बताएं। नहीं, एक मुद्दा और है। आप लोग, ये नहीं, मुद्दा नहीं है, आप लोग किस मुद्दे पर इस बार औरंगाबाद में चुनाव लड़ रहे हैं? माननीय मोदी जी का मुद्दा की बात कर रहे हैं। मुद्दा कोई स्पेशल मुद्दा, चुनावी मुद्दा थोड़े है हम लोगों के पास। ये कार्य का उपलब्धियां जो हमारे पास है, आज वो सुदूरवर्ती में बैठा इलाका में हमारा सीमांत किसान है, छोटा मोटा किसान है, आप उससे पूछिए कि उसके खाते में साल में 6,000 रुपये कैसे आ रहा है। उससे पूछिए कि राशन जो फ्री में मिल रहा है 5 kg पर व्यक्ति, आप पूछिए उससे जो अभी विश्वकर्मा योजना के तहत छोटे मोटे व्यवसायी लोग लोन ले रहे हैं, आप उनसे पूछिए जो 5 लाख तक का इलाज मुफ्त करवा रहे हैं। अरे उपलब्धियां अनंत है साहब, और वो सबके दिल में है। वो सबके दिल में, वो सुदूरवर्ती बैठे इलाके में कोने कोने तक मोदी जी का, जन जन तक ये लाभ पहुंच रहा है। किसी न किसी रूप में हर लोग लाभ ले रहे हैं। कैसे उनकी उपलब्धियां इतनी है कि हम लोग को कोई ऑप्शन? क्या लगता है इस बार मोदी जी के नाम पर आप लोग चुनाव जीत लीजिएगा औरंगाबाद? मोदी जी के नाम पर औरंगाबाद नहीं, पूरे वर्ल्ड का जो चुनाव इस बार हो रहा है, आप 400 पार हम लोग, वर्ल्ड नहीं, सॉरी, पूरे देश का जो चुनाव वर्ल्ड में आज मोदी जी को भज रहा है। पूरे वर्ल्ड, देश तो हमारा भारत है, हम भारत का नागरिक है, लेकिन ये पूरा वर्ल्ड आज मोदी जी के प्रति नतमस्तक है। वजह कहीं ना कहीं ये पुरुष नहीं, महापुरुष है। और वो महापुरुष ऐसे हैं जो दबे कुचले पिछड़े को अपने समांतर ला करके चलाना चाहते हैं और चला रहे हैं। आज यही कारण है। क्या हुआ था आज के 15 वर्ष पहले, सोचिए। आज के, अब मोदी जी 3 टर्म से, इसके पहले क्या होता था साहब? सबके दिलों में जहन, आज भी वो दिन याद आता है, लोग की रूह खड़ी हो जाती है। वो दौर कौन सा था? आज उस दौर और आज की दौर में हर एक व्यक्ति तुलना करके देखता है तो आज समझता है कि अमन चैन शांति हमारा स्थापित हुआ ये 15 वर्षों में, जब से मोदी जी यहाँ हुए। और हर गरीब के रोटी दाल। आपके प्रतिद्वंदी जो है अभय कुशवाहा को कितना आंकते हैं आप? देखिए, अभय कुशवाहा जी हमारे प्रतिद्वंदी, इस बार के लोकसभा में प्रतिद्वंदी के रूप में मैं किसी को नहीं देख रहा हूं। मैंने पूर्व में भी बताया, सिर्फ जीत का ग्राफ बढ़ाने के लिए हम लोगों का मेहनत चल रहा है। ये अभय कुशवाहा जी को न पहले कभी देखा गया है और न भविष्य में कभी देखा जाएगा। तो टेकारी से विधायक थे, और टेकारी आपके लोकसभा में, वो मेरे टेकारी लोकसभा में पड़ता है। वो विधायक थे, वो विधायक से हारे क्यों? वजह क्या था और उनका कारनामा क्या था? हारने की बात जब कर रहे हैं तो पूर्व में वे जदयू में थे, औरंगाबाद में भी आप लोग भी 6 सीट हार गए। कहीं ना कहीं आप जान लीजिए, ये टेकारी से विधानसभा में विधायक थे। टेकारी के जनता उनको इस बार टेकारी में ही बताएगी कि आप हमारे यहाँ रह के हमारे साथ क्या छल किए। वो आने वाला दिन उनको बता देगा। मैं आपको बताऊं कि ये नाम आप जो ले रहे हैं प्रत्याशी का, ये पूर्व में न किसी के दुख में सुख में, कहीं कोई पार्टी के रैली में न कहीं कुछ, कहीं नहीं देखा गया साहब। ये ऊपरे फ्लाइट से आए और जमीन पर उतार दिए गए, थोप दिया गया कि लो ये आरजेडी का प्रत्याशी को दे रहे हैं, इनको जिताओ। कहीं ना कहीं भाजपा भी हम लोगों को मजबूत कर रही है इस बात से, और हम सशक्त हैं कि कहीं कहीं आरजेडी भी हम लोगों को बहुत मजबूत कर रही है। ये थे हमारे साथ बबलू सिंह, जो भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं औरंगाबाद के। इन्होंने बड़े ही मुखरता से सारी बातें रखा। कैमरा पर्सन धीरज के साथ चितरंजन की रिपोर्ट, औरंगाबाद।